Hello students, today the topic of our discussion is bills of exchange. We are starting a new chapter, bills of exchange. First of all, we must know what is a bill of exchange. Section 5 of the Negotiable Instruments Acts defines a bill of exchange as an instrument in writing. First of all, it is an instrument in writing, it is a document in writing and containing an unconditional order. It contains an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सपोज कीजिए दो पर्सन्स हैं ए एंड बी. ए सेलर है और बी बायर है. ए ने चीज़ें क्रेडिट पे बी को दी हैं. ठीक है, गुड्स आर सोल्ड. ठीक है, गुड्स आर सोल्ड टू बी, गुड्स सोल्ड टू बी. ठीक है, अब पैसा इसको मिलेगा, बी को देने हैं पैसे, कैश इसको देना है और इसको पैसे लेने हैं. अभी क्रेडिट सेल्स हुई हैं तो एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि लेटस से कि बी कहेगा मैं 3 महीने के बाद पैसे दूंगा या 2 महीने के बाद पैसे दूंगा. अब ये ओरल पे तो डिपेंड नहीं रहेगा, ये एक डॉक्यूमेंट बनाएगा. ए एक डॉक्यूमेंट बनाएगा. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा. ये मेकर है. ए को हम कहेंगे ड्रॉर, इसको हम ड्रॉर भी कहेंगे और मेकर ऑफ द बिल भी है. ठीक है, इसको हम ड्रॉर भी कहेंगे, मेकर ऑफ द बिल भी है, क्योंकि ये बिल जो बनाएगा वो ए बनाएगा. जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा इसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे. जो डॉक्यूमेंट बनाएगा वो ए बनाएगा और किसको देगा, बी को देगा. तो बी क्या करेगा, साइंड. और ये साइन करेगा कौन, बी करेगा. बी का नाम होगा ड्रॉई, बी को ड्रॉई भी बोलेंगे. ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस देगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं पैसे दूंगा. अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज फिर इसको वापस कर देगा, ये इसको देगा, ये साइन करके इसको फिर से वापस दे देगा. ठीक है, दोबारा से देख लो. ए और बी दो पर्सन्स हैं, इसने क्रेडिट पे चीज़ें बेची हैं और इसको पैसे लेने हैं बी से. एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद बी इसको पैसे देगा. लेकिन इसको प्रूफ के लिए, इसको कि बाद में ये अपनी ज़ुबान से मुकर नहीं जाए, तो एक ये डॉक्यूमेंट बनाएगा. ठीक है, लीगल हो जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगा कि मेकर ऑफ द बिल. इस ये ड्रॉर भी है और बिल को बनाने वाला भी है, और ये बिल बना के ड्रॉई को देगा. ड्रॉई इस पे साइन करेगा, इस बिल को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, एक्सेप्टेंस देगा, एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा और वापस इसको ए को दे देगा. ए इस बिल को अपनी पोजेशन में रखेगा, अपने पास रखेगा, और 3 महीने के बाद बी जो है इसको पैसे दे देगा. देखो आफ्टर 3 मंथ्स. ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स जो बी है ये पैसे दे देगा इसको. ठीक है, कैश दे देगा और ये वापस इसको बिल जो है वो बी को दे देगा. ठीक है, बिल इसको वापस कर देगा. जो इसने प्रूफ रखा था कि भाई हाँ इसने पैसे देने हैं, वो प्रूफ इसको वापस कर देगा जिस पे इसने साइन किए हुए थे, और ये इसको कैश दे देगा. तो दिस इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज. ये है सारा बिल ऑफ एक्सचेंज. तो इसको हम देख लेते हैं, अब इसको समझते हैं, इससे एक्सप्लेन हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. ठीक है, जो फर्स्ट है इसका कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, तो पहला फीचर लिख लेते हैं. ये फीचर्स हैं हमारे कि फर्स्ट जो आ जाएगा, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, क्योंकि ओरल कोई बात नहीं है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये डॉक्यूमेंट है राइटिंग में, इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में. ये बाद में लीगल प्रूफ रहेगा कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो कोर्ट में भी जा सकता है. तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. तो फर्स्ट पार्ट आपका जो फर्स्ट फीचर है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. सेकेंड है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. मतलब कि ये ऑर्डर कर रहा है कि पेमेंट उसको देनी है, कोई कंडीशन नहीं है. विदाउट एनी कंडीशन ही हैज़ टू पे दी मनी आफ्टर दैट पीरियड, कि उसको अनकंडीशनल ऑर्डर है. तो ये एक जो सेकंड हो गया, इट कंटेन्स अनकंडीशनल. ये फीचर्स आ गए, उसी डेफिनेशंस में से हमने फीचर्स निकाल दिए. इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर. इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर. इट मीन्स दैट देयर इज़ नो कंडीशन अटैच्ड टू इट. कोई भी कंडीशन नहीं है. ठीक है,
अनकंडीशनल साइंड बाय द मेकर। अब आपको मैंने बताया कि मेकर कौन है, ए मेकर है, मेकर भी है, ड्रॉअर भी है। साइंड बाय द मेकर, by the maker directing a certain person to pay a sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the जो मतलब साइन करेगा, signed by the maker directing a certain person to pay a sum of money only to or to the order, कि डायरेक्ट करना है उस पर्सन को, डायरेक्ट करना है कि वो उस पीरियड के, आफ्टर दैट पीरियड वो जो अमाउंट है वो उसको देगा, ओनली टू और टू द ऑर्डर और ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो वो बियरर है उस इंस्ट्रूमेंट का उसको वो जो है वो देगा। ठीक है, इट इज़ अ साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन। अब किसको डायरेक्ट किया, बी को डायरेक्ट किया, टू पे ए सम ऑफ मनी, ताकि वो सम ऑफ मनी को दे, ओनली टू, किसको देगा, इसको देगा या फिर किसी और पर्सन को देगा या फिर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको देगा। अभी तो इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स दैट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ए के पास है, या तो ए को पैसे देगा या जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसको पैसे देगा, या फिर ए जिसको डायरेक्ट करेगा, जिसको कहेगा तो उसको पैसे देगा। कौन देगा, बी देगा। और डायरेक्ट कौन कर रहा है, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, डायरेक्ट कर रहा है ए डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए डायरेक्ट कर रहा है, किसको डायरेक्ट कर रहा है, बी को, और ये साइन कौन करेगा, बी साइन करेगा। ठीक है, तो सेकंड हो गया, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और द ड्रॉअर, अनसाइंड डॉक्यूमेंट विल नॉट बी लीगली वैलिड। तो इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और दी ड्रॉअर, ड्रॉअर भी साइन करेगा, और एक्सेप्टेंस कौन देगा, एक्सेप्टेंस देगा ड्रॉई। तो ये देखो, ये आ गया थर्ड वाला, आ गया साइंड बाय द मेकर, कि इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और दी ड्रॉअर, अनसाइंड डॉक्यूमेंट विल नॉट बी लीगली वैलिड। तो जो है बी भी अपनी एक्सेप्टेंस देगा, बी जब तक साइन नहीं करेगा तो वो कैसे, उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ मैं पैसे दूंगा। तो दिस इज द डायरेक्शन टू ए सर्टन पर्सन टू पे सर्टन। ठीक है, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे दी, एक इसका ये भी हो गया फीचर, जो ऑर्डर है ये, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी एंड मनी ओनली। ठीक है, ये आपको विजिबल है, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे द मनी एंड द मनी ओनली। नेक्स्ट है फिफ्थ जो है, द सम पेबल मस्ट बी स्पेसिफिक, जो सम है, जो अमाउंट पेबल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। द सम पेबल मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, मैंने फ्री हैंड में लिखा है। फर्स्ट इज, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और द ड्रॉअर, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे द मनी एंड मनी ओनली, द सम पेबल मस्ट बी स्पेसिफिक, कि जो सम पे करना है, जो अमाउंट पे करना है, इट शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद है, मनी मस्ट बी पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द पेयर। ये जो लास्ट लाइन थी कि मनी किसको पे करनी है, उसने डायरेक्ट किया है कि मनी पे करनी है जो जिसको वो ऑर्डर करेगा, ठीक है, या फिर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसके भी लिए भी हम एक फीचर बना लेते हैं, मनी मस्ट बी पेड टू, मस्ट बी पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन, to a definite person, money must be payable। ठीक है, must be payable to a definite person or to his order और to the bearer, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, और to the must be payable, amount must be payable, the money must be payable to a definite person और टू हिज ऑर्डर और टू द बेयरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। और टाइम भी वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है, द अमाउंट मस्ट बी पेड विद इन, मस्ट बी पेड विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम वहाँ पे मेंशन है कि 3 महीने के अंदर देना है तो 3 महीने के अंदर ही
देना है, और ऑन डिमांड, ठीक है, या फिर डिमांड पे। और फिर हो सकता है इट मस्ट बी डेटेड, डेट भी होनी चाहिए इसके राइट हैंड साइड कॉर्नर पे डेट लिखी होती है, इट मस्ट बी डेटेड, स्टैम्प्ड, ठीक है, ताकि ये अथेंटिक हो जाता है। फिर नेम ऑफ द ड्रॉई, जिसने पैसे देने हैं, द नेम ऑफ द ड्रॉई must be clearly mentioned, must be clearly mentioned in the document, ठीक है। The name of the drawing must be clearly mentioned in the document. It must be dated, stamped. The amount must be paid within the stipulated time और on demand. तो ये हमारी इसकी जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स भी क्लियर हो गए आपको। और आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर कि ये जो मैंने बताया आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का, कि किसने कैसे पेमेंट करनी है, किसको देनी है, कैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये ड्रॉ करेगा, इस पे ड्रॉ करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये वापस कर देगा, 3 महीने के बाद ये पेमेंट देगा और ये फिर बिल को वापस कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ दी बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसके केसेस हैं। एक और पॉइंट है इसमें कि जैसे ये मैंने बताया कि वो किसको किसको पे करेगा, ऑर्डर ऑफ द सर्टन पर्सन और टू द बियरर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये क्यों है? क्योंकि इसके केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है कि या तो जो ड्रॉई है वो जो बिल को अपने पास रखेगा, जो ड्रॉई है, ये जो सॉरी जो ड्रॉर है वो बिल को अपने पास रखेगा और मैच्योरिटी में बिल को इसको दे देगा और जो है पैसे वो ले लेगा। तो फर्स्ट केस है बिल इज़ रिटेन्ड, बिल इज़ रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, ठीक है। तो बिल को वो रिटेन करेगा। ए जो है, जो हमारा ड्रॉर है, जिसने पैसे लेने हैं, वो बिल को अपने पास रखेगा। जब 3 महीने के बाद जब मैच्योरिटी की डेट आएगी तो वो बिल को लौटा देगा और पैसे ले लेगा। एक केस ये है। तो इस केस में उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, उसको पैसे मिलेंगे, दैट मीन्स कि इट इज़ पेबल टू द डेफिनेट पर्सन, उसको पैसे मिलेंगे। या फिर केस 2 है एंडोर्स कर देगा, वो एंडोर्स कर देगा, बिल एंडोर्स कर देगा टू थर्ड पर्सन, चाहे फुली एंडोर्स कर दे या फिर पार्शियल एंडोर्स कर दे। जैसे ए को अगर सपोज करो कोई सी पर्सन है, इस ए ने सी को पैसे देने हैं, तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इसको सी को भी दे सकता है कि भाई 3 महीने के बाद तू इससे पैसे ले लेना। जो सी है वो बी से पैसे ले लेगा। तो अब जो है बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो गया सी, तो सी के पास है वो इंस्ट्रूमेंट, तो सी को पैसे मिलेंगे। तो एंडोर्स टू दी थर्ड पर्सन, ये भी एक केस होता है। इसकी भी हम एंट्रीज करेंगे, ये केस भी हम करेंगे 1 बाय 1। तो ये केस है नंबर 2। केस 3 हमारा होता है व्हेन बिल इज़ डिस्काउंटेड। एक केस है बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक, ये हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ये मैं आपको सारा क्लियर इसलिए पहले से समरी करवा रही हूँ पूरे चैप्टर की, कि आपको क्या क्या करना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये है बिल को डिस्काउंट किया जाता है। अगर सपोज करो ए को ज़रूरत पड़ गई, पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 3 महीने के बाद उसको पैसे मिलने हैं, लेकिन उसको 1 महीने के बाद ही उन पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो वह बैंक के पास जाएगा। ये जो बिल है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बैंक को दे देगा और बैंक से पैसे ले लेगा, और फिर जो बी है 3 महीने के बाद बैंक को पेमेंट करेगा, ठीक है। वो बैंक को पेमेंट करेगा। तो अभी इसने जो है बैंक को दे दिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक पूरे पैसे नहीं देगा, कुछ अपना डिस्काउंट काट के इसको पैसे जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। और केस जो है, एक और केस है आपका, केस जो 4 केस है वो है बिल इज़ सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल इज़ सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसका मतलब है कि जब बड़े सारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो अगर ए के पास काफ़ी सारे बिल्स हैं, अब उसको ये याद रखना है कि एक बिल उसको 1 महीने के बाद पैसे मिलने हैं, फिर 2 महीने के बाद मिलने हैं किसी से, तो कन्वीनियंट वे है कि जो ये ड्रॉर है, ये जो ए है, ये अपने बिल सारे के सारे बैंक को दे देगा और बैंक को अथॉरिटी देगा कि सारे जो बिल हैं वो भेज दिए जाएंगे बैंक को, और फिर बैंक वो कलेक्ट करेगा पैसे। जब मैच्योरिटी की डेट होगी 3 महीने के बाद, बैंक कलेक्ट करेगा पैसे बी से, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ ए। तो ये सारे केसेस हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो बिल की पेमेंट है जो ऑन द मैच्योरिटी डेट, तो बिल जो होगा
दैट मनी मस्ट बी पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन भी हो सकता है, और टू हिज ऑर्डर, उसके ऑर्डर पे, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक और आपका जो है ये काउंटिंग ट्रीटमेंट है। एक है ड्यू डेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ड्यू डेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक पार्ट है आपका ड्यू डेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक जो डेट है, ठीक है, डेट इज़ गिवन ऑन दी बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद पीरियड जो है भी दिया हुआ है कि 3 महीने का पीरियड भी दिया हुआ है आपको कि 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। उसके बाद हमने ऐड कर देने हैं 3 डेज़ ऑफ ग्रेस भी ऐड कर देने हैं। 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं और मैच्योरिटी डेट 3 दिन के बाद निकाली जाएगी। जैसे अब किस तरह से हम ड्यू डेट किस तरह से निकालेंगे कि बिल मैच्योर कैसे होगा। सपोज करो बिल को बनाया गया है जनवरी 1 को, ठीक है, जनवरी 1 को बिल को बनाया है, डेट जो है बिल की जनवरी 1 है और 3 मंथ्स है। जनवरी 1 + 3 मंथ्स, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, जनवरी 1 + 3 मंथ्स इजिकल टू हमारा 1 अप्रैल। ठीक है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, फिर 1 अप्रैल को हमारे 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 3 डेज इजिकल टू 4 अप्रैल। ये 4 अप्रैल जो है ये हमारी ड्यू डेट है। इस वक्त पैसे मिलेंगे 4 अप्रैल को। ठीक है, पैसे मिलेंगे 4 अप्रैल को। इस तरह से हमने ड्यू डेट को कैलकुलेट करना है कि अगर जनवरी 1 को बनाया गया है बिल, डेट जो है बिल की जनवरी 1 है और जो पीरियड है, जो टाइम उसमें लिखा है वो 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स के बाद पेमेंट मिलनी है, तो 1 अप्रैल प्लस 3 डेज, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, हाँ ये ठीक है ना, 3 मंथ्स हमारे आगे, प्लस 3 मंथ्स 1 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 4 अप्रैल हमारा ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस ले लो। सेकंड केस ले लो कि सपोज करो आपकी बुक में ही है 30 मई को आपकी डेट है बिल की और 45 डेज़ के बाद आपको पैसे मिलने हैं, और 45 डेज़ के बाद आपको पैसे मिलने हैं। तो 30 अप्रैल, 30 मई, सॉरी 30 मई, तो मई के तो 30 ही डेज़ होते हैं, तो जून में 31 डेज़ होते हैं, तो 31 डेज़ जून के हो गए। उसके बाद कितने डेज़ आपके पास और बचे, अगर आप 31 इसमें से निकाल दें तो पीछे कितने बनते जाते हैं, 14। ठीक है, 14 आपके डेज़ हो गए जुलाई के। ठीक है, 14 आपके जुलाई के, तो इट मीन्स आपका 30 मई प्लस 45 डेज़ इजिकल टू 14 जुलाई। अगर 30 मई में 45 डेज़ आप ऐड करेंगे तो 14 जुलाई आपकी डेट बनेगी, प्लस 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। ठीक है, 3 डेज़ ऑफ ग्रेस अगर हम ऐड करेंगे तो 17 जुलाई जो है ये आपकी, 17 जुलाई आपकी जो है ये डेट आपकी है ड्यू डेट। 17 जुलाई इज़ दी ड्यू डेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड देख लीजिए, थर्ड एक और केस ले लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल, 30 जून, 30 जून और प्लस 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। अब 30 जून से आप 2 मंथ्स देखो, जुलाई और अगस्त, 30 अगस्त तक हमारा 2 मंथ्स हो जाएंगे। 30 अगस्त प्लस 3 डेज़, प्लस 3 डेज़ अगर हम करेंगे तो क्योंकि जो हमारे अगस्त के हैं, अगस्त के हमारे 31 डेज़ होते हैं, तो अगस्त, तो नवंबर के कितने दिन हो गए, 2, तो 2 नवंबर को, सॉरी अगस्त सितंबर, सॉरी 2 सितंबर को हमारी ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगस्त, 30 अगस्त हमारी 2 मंथ्स को ऐड करेंगे तो 30 अगस्त, और 3 डेज़ अगर हम और ऐड करेंगे तो एक 31 अगस्त हो गया, एक 1 सितंबर हो गया, एक 2 सितंबर, तो प्लस 3 डेज़ अगर हमने किए तो 2 सितंबर विल बी द ड्यू डेट इन दिस केस। ठीक है, इस तरह से हमने ड्यू डेट निकालनी है। ड्यू डेट में हमने 3 डेज़ ऑफ ग्रेस भी ऐड करने हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और कोई फर्स्ट केस देखें, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ रह जाएगा तो बाद में करवा देंगे। हाँ, एक था पार्टीज, यस, वन मोर थिंग कि वो था नेक्स्ट, एक आपका और है इम्पोर्टेंट,
पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। कि आपकी पार्टीज कौन सी हैं? एक है ड्रॉर ए है जिसने बिल को बनाया, मेकर ऑफ द बिल, और एक है ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई है जिसने पैसे देने हैं, जो साइन करेगा, जो एक्सेप्टेंस देगा। आप कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर ये भी लिखा है साइंड बाय द ड्रॉर, तो ये भी साइन करेगा, साइन करके इसको भेजेगा, ये एक्सेप्टेंस देगा, साइन करेगा, वापस इसको बिल करेगा। ठीक है, पैसे इसने देने हैं। तो ड्रॉर एंड ड्राई, तो दो पार्टीज हमारी हो गई, ड्रॉर एंड ड्राई। तो ड्रॉर कौन सा है? द पर्सन हु ड्रॉज और राइट्स द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉर और द मेकर, जो बिल को लिखता है। ठीक है, जिसने चीज़ें बेची हैं, जिसको पैसे मिलने हैं। तो ड्रॉई कौन है? ड्रॉई इज द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल को ड्रॉ किया गया है, वो परचेजर है और उसने पैसे देने हैं। ठीक है, एक तीसरी और पार्टी होती है पेई। पेई कौन होता है? पेई हु हैज़ द राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल, जिसको पैसा मिलना है। अब ड्रॉर भी हो सकता है, या वो बैंक भी हो सकता है जिसको इसने इंस्ट्रक्शन दी है, या फिर वो एंडोर्सी जिसको ये बिल एंडोर्स किया है। ये मैंने आपको केसेस बताए थे कि तो पेई है, पेई वो पर्सन है हु हैज़ द राइट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल। वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ड्रॉर भी हो सकता है। ठीक है, तो पेई कैन बी द ड्रॉर और द थर्ड पर्सन। वो कोई बैंक भी हो सकता है जो जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दी हैं ड्रॉर ने कि उसके बिहाफ पे पैसे लेने हैं, या फिर कोई एंडोर्सी किसी थर्ड को अगर एंडोर्स कर दिया बिल, तो वो भी हो सकता है। तो जिसको पैसे मिलेंगे वो आपका पेई है। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हमने पहला केस लिया, जब बिल को रिटेन किया, ड्रॉर ने अपने पास रखा बिल को मैच्योरिटी तक, अगर 3 महीने 2 महीने तक उसने अपने पास रखा, बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो क्या एंट्रीज होंगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर? जब गुड्स बेची जाती हैं तो ये कस्टमर जिसने गुड्स को ख़रीदा है टू सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे परचेजर्स टू सप्लायर, ये हमारी उसकी एंट्री है, सेल की एंट्री, और ये परचेजेस की एंट्री है। ये आपको पता है, परचेजेस डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, जिसने चीज़ें बेची हैं, जिसने खरीदी हैं डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज हैं, ये ड्रॉर की बुक्स में एंट्री हैं। ठीक है, व्हेन बिल इज ड्रॉन, अब मैंने आपको बताया था जब वो बिल बनाएगा उस वक्त कोई एंट्री नहीं है, वो बना के इसको भेजेगा, ये साइन करके इसको वापस करेगा। जब वापस किया, इसको बिल मिला, इसके लिए बिल रिसीवेबल है, पैसे मिलने हैं, इसके लिए बिल्स पेएबल है, पूरा लिखना बिल्स पेएबल अकाउंट। तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो इसके पास आया, साइन किया हुआ बिल आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या ड्राई अकाउंट, तो इसका नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, यानी कि इससे बिल गया, साइन किया हुआ बिल इससे गया, तो टू बिल्स पेएबल, इसने पैसे देने हैं। बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल को क्रेडिट करेंगे, और ड्रॉर्स अकाउंट माने इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसको मिला ना। उसके बाद जब ड्यू डेट निकालेंगे, तो ड्यू डेट पे ये जब पैसे मिलेंगे इसको, तो कैश को डेबिट किया और वो बिल इसने दे दिया, तो बिल्स रिसीवेबल को हमने क्रेडिट किया। ठीक है, और यहाँ पे इसको बिल्स पेएबल मिला, वो जो डॉक्यूमेंट था वो इसको मिला और इसने पैसे दिए, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और बिल्स पेएबल को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। अब इसको हम कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इससे एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो ये देख लो आप, ऑन 1 जनवरी 2018 धर्मेश सोल्ड गुड्स टू अल्पेश। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2018 धर्मेश सोल्ड गुड्स टू अल्पेश फॉर ₹2000। अब धर्मेश ने चीज़ें बेची हैं अल्पेश को फॉर ₹2000। एक मैं पेपर ले लेती हूँ। देखो, हम यहाँ पर एंट्रीज बनाएंगे। एंट्रीज हमारी आएंगी इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले आपको देखना है किसने चीज़ें बेची हैं, धर्मेश ने। पैसे किसको मिलने हैं, धर्मेश को। तो धर्मेश आपका है ड्रॉर, ये है ड्रॉर, और इन द बुक्स ऑफ अल्पेश, अल्पेश कौन है, ड्रॉई, ये है ड्रॉई। ठीक है, ये है धर्मेश ड्रॉर,
और ये है अल्पेश आपका ड्रॉई। तो अब देख लीजिए एंट्रीज बनाएंगे। पहले इसने चीज़ें बेची हैं और इसने चीज़ें खरीदी हैं। तो बेचने की जब एंट्री होती है तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। अल्पेश ने चीज़ें डेबिट दी रिसीवर सॉरी, तो अल्पेश को हम डेबिट करेंगे टू अल्पेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अल्पेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चीज़ें हैं ध्रुव थाउजेंड्स की, तो ये आपने प्रॉपर जर्नल एंट्रीज करनी है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट प्रॉपर करना है। ये मैंने आपको जस्ट ऐसे समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। तो अल्पेश टू सेल्स अकाउंट आप वो भी डालना, जनवरी 1 2018 डेट भी डालना। अल्पेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर क्या आएगा, जनवरी 1 की एंट्री होगी परचेजेस डेबिट, इसने खरीदी हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 2000 की इसने खरीदी हैं। टू किससे खरीदी हैं, धर्मेश से। तो जिससे खरीदी हैं जो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट दी गिवर। तो ये 2000 की एक एंट्री आ गई। यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, एक एंट्री हमारी हो गई। नाउ जनवरी 1 को ही एक और हम एंट्री डालेंगे। जब बिल इसने साइन करने के लिए इसको भेजा और इसने साइन करके इसको वापस किया, तो इसके पास बिल रिसीवेबल आया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कहाँ से आया, अल्पेश से। ठीक है, और यहाँ पे धर्मेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, धर्मेश डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2000। ठीक है, ये पूरा अमाउंट आप लिख दीजिए 2000। ठीक है, इज दिस क्लियर। तो यहाँ पर जब इसको बिल मिलेगा साइन किया हुआ तो इसके पास आया, तो ये डेबिट कहाँ से आया, अल्पेश को क्रेडिट। यहाँ पे धर्मेश को मिला तो इसको डेबिट, बिल्स पेबल गया तो बिल्स पेबल को क्रेडिट। ये बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, इसको पैसा मिलना है, इसके लिए बिल्स पेबल है, इसको पैसा देना है। अब देखो मेच्योरिटी डेट, देखो 3 मंथ्स लिखा है, जनवरी 1 है, जनवरी 1 प्लस 3 मंथ्स, जनवरी 1 प्लस 3 मंथ्स हमारे हो जाएंगे हमारे अप्रैल 1 तक। ठीक है, तो प्लस 3 डेज हमारे ग्रेस के, तो जनवरी जो है हमारा अप्रैल 4 हमारी होगी मेच्योरिटी डेट, ड्यू डेट हमारी जो होगी अप्रैल 4 हमारी। तो अप्रैल 4 को हम एंट्री डालेंगे, अप्रैल 4 कैश मिलेगा इसको, कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिल जाएगा। और ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये दे देगा, किसको दे देगा, ड्रॉई को। इससे बिल्स रिसीवेबल गया तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। और इसको बिल्स पेबल मिला, बिल्स पेबल मिला तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश इससे गया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। डेट कौन सी आएगी, अप्रैल 4 मेच्योरिटी डेट। ठीक है, अप्रैल 4 मेच्योरिटी डेट पे इस पे पैसा आया तो डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया तो कैश को क्रेडिट, यहाँ पर ड्रॉअर को कैश आया तो कैश को डेबिट, बिल्स रिसीवेबल गया तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट, इसके पास ड्रॉई के पास बिल्स पेबल आया तो बिल्स पेबल को डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से हमने ये एंट्रीज करनी है। होप दिस कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।